नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी टू द पॉइंट में। आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जनवरी 7, 2023 का डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑन डिले ऑफ गवर्नमेंट एक्सट्रीम कंसर्न सिग्नल्स अदर फैक्टर्स। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है जजों की हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिकमेंडेशन के लिए जब सरकार को देती है तो वहाँ से डिले गवर्नमेंट कर देती है, जल्दी से अपॉइंटमेंट को अप्रूवल नहीं देती है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंसर्न रेज करा है। इसके बाद फ्रंट पेज में एक और ये खबर है कि 7% ग्रोथ एस्टिमेट होने का जीडीपी, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इस साल 7% के आसपास होने की संभावना है। इंडियाज ग्रोथ रेट 7% इन दिस फाइनेंशियल ईयर 23 में बी सीन एज अ शॉर्ट ऑफ इट्स पोटेंशियल, बट इट स्टिल साइंस कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेवरल डेवलप्ड इकोनॉमीज आर स्टेयरिंग एट अ रिसेशन एंड चाइना एट द बिग पावरिंग डाउन। तो दुनिया में रिसेशन का खतरा है, लेकिन इंडिया में फिर भी 7% की ग्रोथ होने की संभावना है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। उसके बाद एक और ये खबर है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंडियन वुमेन पीस कीपर्स इन सूडान कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो यूनाइटेड नेशंस में आपको पता होना चाहिए कि जो पीस कीपर्स होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नंबर्स इंडियन फोर्सेस का है। तो यहाँ पे 27 इंडियन वेमेन पर्सनल्स सूडान में डिप्लॉय करी जाएंगी अंडर द यूएन पीस कीपिंग मिशन। तो ये पहली बार है कि इतनी बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हो रही है वुमेन पीस कीपर्स की। उसके बाद दोस्तों बाकी तो इस पर कुछ खबर काम की है नहीं, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स में भी कुछ भी नहीं है। अब हम सीधा पहुँचेंगे एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल पेज पे एक ये ओपनिंग द कैंपस डोर है, इसमें यूजीसी ने ड्राफ्ट रूल बनाया। हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करा है, लेकिन अभी थोड़ी क्लैरिटी अच्छे से पूरी आ जाने दीजिए, तब हम इस पर अच्छे से फाइनल डिस्कशन करेंगे। अब देखिए द न्यू वॉर मशीन, इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो नई मॉडर्न डे वारफेयर टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड है, ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, ये सब चीज़ें हैं, इसमें एथिकल डिलेमा क्या है इसके बारे में बात करी गई है। तो सबसे पहले आपको ये कुछ फैक्ट्स हैं कि सॉर्म ड्रोन्स इंडिया जो है इंडक्ट करने जा रहा है अपनी आर्मी में। सॉर्म ड्रोन्स का मतलब बेसिकली होता है कि छोटे छोटे ड्रोन्स होते हैं और सौर में बहुत झुंड में आके अटैक करते हैं। उसके बाद प्रीडेटर ड्रोन्स भी इंडिया परचेज़ करने की कोशिश शायद करेगा परचेज़ यूएस से, और इंडिया ने ऑलरेडी लीज पर MQ-9 भी सी गार्डियन ड्रोन्स यूएस से लीज पर लिए हैं, जो कि सर्विलांस कर रहे हैं इन द इंडियन ओशन रीजन। तो इंडियन नेवी यूज़ करती है इसको फिलहाल। द नेवी हैज़ सॉट टू एक्वायर इट्स ओन ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स विथ ट्विन सर्विलांस एंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो इंडियन नेवी जो है, जैसे कि UAV होते हैं, ड्रोन्स बेसिकली से कहते हैं जो हवा में उड़ते हैं, इसी तरह सेम जो है AUV होते हैं जो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स होते हैं। तो इसको नेवी परचेज़ करना चाहती है ऐसे व्हीकल्स को। अब यहाँ पे मेन जो बात है उसके बारे में करते हैं। तो AI पावर्ड बाई डीप लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग मेनी से इज पॉइज्ड टू अल्टर द मैरीटाइम बैटलफील्ड। तो मैरीटाइम में AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि डीप लर्निंग भी एक टेक्नोलॉजिकल टर्म है, तो AI से रिलेटेड ही है ये। और डेटा एनालिटिक्स हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ों का यूज़ करके जब मैरीटाइम बैटल फ्रंट में वेपन्स यूज़ होंगे तो काफ़ी जो है खतरनाक होंगे। सो टू स्टार्ट देयर इज़ एन एथिकल पैराडॉक्स दैट typifies artificial intelligence combat system. Despite rendering warfare more deadly, AI compromises the control, safety and accountability of weapon system. तो AI बहुत डेडली तो है, लेकिन AI पावर्ड जो भी हमारे पास आर्म्स होंगे उसमें कंट्रोल इतना ह्यूमन कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि वो ऑटोमेटेड होंगे, ऑटोमेटिकली होंगे। तो यहाँ पे दिक्कत है, एथिकल डिलेमा है, एथिकल प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्यों? इट ऑल्सो इन्हेंसेस द रिस्क शेयर लाइबिलिटी बिटवीन नेटवर्क सिस्टम, particularly when weapon algorithms are sourced from abroad and when the satellite and link system that enable combat solution are not under the control of the user। तो यूज़र के कंट्रोल में नहीं होगा, जो भी मतलब सिस्टम होगा, वेपन सिस्टम होगा, वो खुद ही फायर करेगा, खुद ही सब चीज़ मैनेज करेगा। तो अगर मान लीजिए उससे कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत हो जाती है, गलत कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल सिविलियंस पे अटैक कर दिया है, कुछ कर दिया, तो वहाँ पर हम अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करेंगे? अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जब हम बालाकोट जो है एक्सरसाइज हुआ था, उस टाइम एक इंडियन हेलीकॉप्टर भी गलती से क्रैश हो गया था, और इसको किसी इंडियन वेपन सिस्टम ने ही मारा था। और ऐसा मतलब अंदाज़ा लगाया गया था कि
मतलब अंदाज़ा भी, फाइनल रिपोर्ट आई नहीं है, कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन ऐसा मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया में जो ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था उसने गलत तरीके से रिकॉग्नाइज़ करके इसको अपने हेलीकॉप्टर को मार गिराया। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, किसकी गलती की वजह से ये दुर्घटना हुई, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो ये एथिकल इशू है। लास्ट में ऑथर ने बोला है कि इंडियाज़ मिलिट्री लीडरशिप मस्ट इंश्योर दैट इन deploying such weapons the fundamental principle of humanity, military necessity and proportionality are never violated। ठीक है, तो ये सब जो ह्यूमैनिटी और मिलिट्री की नेसेसिटी है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही इन सब ऐसे वेपन्स का प्रोक्योरमेंट और डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। उसके बाद एक खबर ये है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशंस इतनी ज़्यादा हैं। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि गवर्नमेंट ही सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी लिटिगेशंस है, उसके बारे में बात करें कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है कोर्ट में, और गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या करा है कि जो गवर्नमेंट एज ए लिटिगेंट है सुप्रीम कोर्ट में, सबसे ज़्यादा केसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही होते हैं, उसको कम करने के लिए क्या क्या करा है। तो June 13, 2017 में द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज्ड एन एक्शन प्लान टू रिड्यूस द गवर्नमेंट लिटिगेशन। और 2015 में लिम्स प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, जिसका फुल फॉर्म था लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ब्रीफिंग सिस्टम। तो लिम्स प्रोजेक्ट में बेसिकली ये था कि गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, मतलब बेसिकली लिम्स जो हैं गवर्नमेंट के, उनके साथ एक जो है नेटवर्क और आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके अच्छे से मैनेजमेंट कर सकें ताकि लिटिगेशंस कम हो। उसके बाद लास्ट में उन्होंने बताया कि अपॉइंटिंग मोर जजेस वुड बी अ मैसिव स्टेप टू हेल्प मोर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एज वेल। तो लास्ट में ये बताया कि जजेस को ज़्यादा अपॉइंट करिए, और इन्होंने एग्जांपल ये भी दिया कि इंडिया में कैसे 21 जज पर मिलियन पॉपुलेशन है केवल, जबकि चाइना में 159 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन है। इसके बाद दोस्तों वर्ल्ड की न्यूज़ में भी कुछ खास है नहीं, रशिया ने ट्रूस करा था लेकिन फिर भी फाइट हो रही है, और तो कुछ इसमें है नहीं। उसके बाद एक्सप्लेन पेज में फॉरेन यूनिवर्सिटी वाला फिर से आ गया, हमने इसके बारे में डिस्कस करा है, ड्राफ्ट रूल्स ही हैं अभी, जब फाइनल आएगा तो हम एक बार अच्छे से डिटेल में करेंगे। अभी इसमें 1-2 पॉइंट हैं जो मैं ऐड करूँगा कि इन वर्ल्ड की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ हैं QS रैंकिंग के हिसाब से, वो लोग इंडिया में कैंपस सेट कर सकती हैं। और एक क्वेश्चन ये है कि विल द गवर्नमेंट रेगुलेट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। नो, तो गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करेगी फीस स्ट्रक्चर। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 था, उसमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड विल बी फैसिलिटेटेड टू ऑपरेट इन इंडिया, और एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क डेवलप करा जाएगा। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में था, तो इसी के लिए ही जो अभी ड्राफ्ट रूल्स आए हैं ये काम करेंगे। उसके बाद मणिपुर एंशियंट पोलो, तो यहाँ पे जो है 122 फुट की स्टैचू लगाई गई है इम्फाल में। तो इसके बारे में ये है कि इट इज़ बिलीव दैट संगोल कांगजी स्पोर्ट्स हैं, इसी को मॉडर्न डे पोलो कहा जाता है। गेम ओरिजिनेटेड इन मणिपुर, ऐसा माना जाता है कि ये जो संगोल कांगची है यही मॉडर्न डे पोलो है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संगोल कांगची क्या होता है और मॉडर्न डे पोलो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। और ये स्पोर्ट्स इंडिजीनियस टू मणिपुर है, which is played on the Manipuri pony. Manipuri pony is a breed of horse basically. तो of 5 recognized equine breeds of India, इंडिया में 5 हॉर्स की ब्रीड रिकॉग्नाइज है, उनमें से एक मणिपुर पोनी भी है। फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आसाम ही हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है, इसमें 1-2 पॉइंट और हैं। वाई इज़ द डेलिमिटेशन डन इन आसाम ओनली, तो आसाम में ही केवल डिलिमिटेशन क्यों हो रहा है जबकि पूरे देश में होना चाहिए। तो इसमें यह है कि 2008 में डिलिमिटेशन का ऑर्डर हुआ था, उस टाइम आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी कंसर्न रेज करा था, इसलिए नहीं हुआ था वहाँ पे। फिर 2020 में गवर्नमेंट ने एक पैनल फॉर्म करा था अंडर जस्टिस रंजन देसाई डिलिमिटेशन करने के लिए, लेकिन इसमें भी नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स को छोड़ दिया गया था और केवल जम्मू कश्मीर का ही डिलिमिटेशन हो पाया, जिसे मई 2022 में ये इस पैनल ने डिलिमिटेशन अपना अवार्ड कर दिया, फाइनल कर दिया था। तो वही जो बाकी का नहीं हो पाया था उसमें आसाम का भी हो रहा है, यही सिंपल सी बात है। और उसके बाद कौन सा प्रोविज़न है, किस प्रोविज़न से इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है, सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 आपको पूरा पता होना चाहिए क्योंकि इससे डायरेक्ट UPSC मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके स्टैटिक का पार्ट है, आप वहाँ से इसको ज़रूर पढ़िए। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170, अच्छा क्यों लोग अपोजिशन कह रहा है कि 2011 के सेंसस के डेटा से नहीं क्यों हो रहा है,
क्योंकि लेटेस्ट सेंसस डेटा हुआ है। तो उसके लिए आर्टिकल 170 में अमेंड करके किया गया था कि 2001 का सेंसस डेटा से ही डिलिमिटेशन करा जाएगा जब तक 2026 का पब्लिश नहीं हो जाता है सेंसस डेटा। तो इसलिए 2001 के सेंसस डेटा से ही पब्लिक हो रहा है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का अलग केस है। वहाँ के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में बताया गया कि 2011 का 2011 का जो सेंसस डेटा है उसके अकॉर्डिंग डिलिमिटेशन होगा, और बाकी पूरी कंट्री में 2001 के सेंसस डेटा के अकॉर्डिंग होगा अंडर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2026 तक। 2026 में जब डेटा नया आ जाएगा तो नया डेटा यूज़ होगा। उसके बाद दोस्तों इकोनॉमी के पेज पे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक ग्रीन बॉन्ड के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन जोन। तो सॉवरेन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इशू करेगी। तो गवर्नमेंट जो है ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी। ग्रीन बॉन्ड का मतलब बेसिकली होता है कि गवर्नमेंट डेप्ट उठाएगी मार्केट से, पैसा लेगी और बदले में बॉन्ड देगी। और जो ग्रीन बॉन्ड है उसमें स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होता है, केवल ग्रीन कॉज में यूज़ होगा। मतलब इन्वायरमेंट ऐसी जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल सोलर पावर बनाना हो या ये सब चीज़ें, जैसे इसमें दिया हुआ है सोलर पावर प्रोजेक्ट्स फॉलोड बाय विंड एंड स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट हो गया, अदर पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट विच हेल्प रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी। ठीक है, इन सब चीज़ों में इसका पैसा यूज़ होगा। तो ग्रीन बॉन्ड से पैसा सरकार को डेप्ट में मिलेगा, उधारी मिलेगी, इन चीज़ों में होगा, तो इसलिए इसका नाम है ग्रीन बॉन्ड। तो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों बस इतना ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपको फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।